हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, आज हम करेंगे एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। हाँ जी, नाउ एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। तो बस सबसे पहले व्हाट इज एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द मैनेजमेंट accounting approach which allocates all direct and indirect cost to cost object in order to help management understanding critical business informations। एक्टिविटी कोस्ट बेस्ड कॉस्टिंग क्या है कि हमने हर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके उसकी कॉस्ट डिसाइड करनी, ठीक है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके और हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो ओवरहेड्स हो रहे हैं, जो बढ़ ज्यादा पैसे लग रहे हैं, उसको हम मैनेज कर सके। हाँ जी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट कॉस्ट जो हमें दिखाई देती है, यानी कि जो हमें पता है कि यहाँ पे लगने ही लगने हैं पैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमने रेंट पे करना है तो वो देना ही देना है, वेजेस देनी है वो देनी ही देनी है, सैलरी देनी है वो देनी ही देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है वो खरीदना ही खरीदना है। तो ये सब क्या है? ये डायरेक्ट हो गए। और इनडायरेक्ट क्या है? जो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है, जो ऑन द स्पॉट अकर हो गए, ठीक है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा आ गया, कोई टैक्स लग गया हमारा, ठीक है, कोई सिक्योरिटी कॉस्ट आ गई, वो सब। देन एक्टिविटीज सच एज, एक्टिविटीज कौन कौन सी? परचेजिंग, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, हर एक्टिविटी डिफरेंट है और उनकी कॉस्ट भी उसकी एक्टिविटी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। Compared to the traditional accounting, accounting-based cost is a decision-making tool which provides more accurate cost and profit information and allow management to understand the cost and profit drive and improve their business। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि हमें अकाउंटिंग बेस्ड कोस्ट बे एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग को यूज करना चाहिए ताकि हम इनकम को अंडरस्टैंड कर पाए, कोस्ट को अंडरस्टैंड कर पाए कि वो कौन सी है। देन एबीसी वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड और एबीसी दोनों में क्या फर्क है? एबीसी में भी रिसोर्सेज है, ट्रेडिशनल में भी रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज से सीधा उसको एलोकेट कर दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव चेक किया जाएगा ट्रेडिशनल में, डायरेक्ट। और एबीसी में क्या है? रिसोर्सेज, देन एक्टिविटीज, देन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि इसमें हम प्रॉपरली एक्टिविटी बना देंगे, ठीक है, रिसोर्स को अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी एलोकेट करेंगे। तो एबीसी वर्क कैसे करती है? आइडेंटिफाई अवेलेबल, जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको चेक करना है सबसे पहले। देन कोस्ट को असाइन करना है हर एक्टिविटी को। देन कोस्ट जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से एनालाइज करनी है, असाइन करनी है। उसी तीन पार्ट्स को, यही तीन स्टेप्स को इन्होंने एक एक करके बताया है। देन हाउ एबीसी वर्किंग, कैसे वर्क करती है एबीसी? एलोकेटिंग कोस्ट फ्रॉम एक्टिविटी टू कोस्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट कोस्ट, डिपार्टमेंट कोस्ट, एक्टिविटीज एंड कोस्ट ऑब्जेक्टिव। देखो, एक प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनके अंदर अलग अलग इनडायरेक्ट चीजें हैं जो उनको करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट कॉस्टेज हैं सबके अलग अलग। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट को
समझेंगे वो किस डिपार्टमेंट की है उसको समझेंगे, देन उसकी एक्टिविटी को समझेंगे, देन प्रोडक्ट बनाए। एग्जाम्पल्स आ गए। फ्रेंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैल्यूज प्रोडक्ट्स, then produce two type of values, gas safety values and MSC. Friend companies has follow data of two products. दोनों प्रोडक्ट का डाटा फॉलो करें। इससे हमने ये पता करना है कि हम कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करें जिससे हमारी कॉस्ट कम आए। प्रोडक्ट ए ज्यादा बनाए या प्रोडक्ट बी ज्यादा बनाए, ठीक है, जिससे हमें फायदा होगा हम वो वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये डाटा दिया हुआ है। तो पहले जीएसवी के हिसाब से चेक करेंगे। नंबर ऑफ सेटअप कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सेटअप इसमें बड़ा क्रिटिकली दिया हुआ है, रुको एक मिनट। वो हमारे हम अपनी इसके हिसाब से देखते हैं। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस एबीसी एक्टिविटी सिस्टम के हिसाब से डायरेक्ट लेबर, मशीन और नंबर ऑफ परचेजेस निकालनी है हमने। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारी चीजें। इसमें से हम पहले क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी क्या है हमारी, उसके अकॉर्डिंग ओवरहेड निकालेंगे। ठीक है, मेन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले। तो मेन एक्टिविटी को इसमें से आइडेंटिफाई किया, पेमेंट ऑफ टैक्स आ गए उसमें, ठीक है। इन शॉर्ट ये सारी एक्टिविटी है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी के अंदर आती है। तो सबको, सबका जो टोटल दिया हुआ है वो क्या हो गया हमारा, ओवरहेड हो गया, यानी कि टोटल खर्चा हो गया इतना। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 11,250 टोटल खर्चा। देन हमने ओवरहेड निकाल लिया सबसे पहले। तो इसको अब लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, तीन चीजों में उनको बांट, मतलब तीन चीजें उनकी दी होंगी। प्रोडक्ट ए में लेबर आर और मशीन आर दिए हुए हैं, बी में भी दिए हुए हैं, टोटल भी दिए हुए हैं। परचेज भी दिए हुए हैं तीनों में, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लेबर कैसे निकालनी है, पूरी कॉस्ट पूल में से जो ओवरहेड डायरेक्ट लेबर से लिंक है वो डायरेक्ट लेबर में डालो, जो मशीन से लिंक है वो मशीन में डालो, और जो परचेज से लिंक है वो परचेज में डालो। तो सबसे पहले लेबर के साथ जो लिंक है, टैक्सेस हो गया वो डाल दिए, फ्रिंज बेनिफिट्स भी लेबर को मिलते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी लेबर को मिलती है। तीनों डाल दी, तीनों का टोटल कर दिया। मशीन में मशीन मेंटेनेंस मिलती है,
इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी मशीन पे लगती है, तो इनका टोटल कर दिया। देन थर्ड परचेज ऑर्डर, परचेज में भी डिपार्टमेंट से जो लेबर को परचेज हुआ, जो सप्लाई हुई, उन दोनों को ऐड कर देना। देन अब इन सबको जो भी हमारे लेबर आवर्स हैं ए और बी के, उनके साथ मल्टीप्लाई और ओवरऑल के साथ डिवाइड। ठीक है, 400 और 600 है ना, तो ओवरऑल के साथ टोटल कितना हुआ 1000, 1000 के साथ डिवाइड, और ए का कितना है 400, 400 के साथ मल्टीप्लाई। सेम इधर 600 के साथ मल्टीप्लाई, 1000 के साथ डिवाइड। वर्किंग आवर में भी ऐसे करना है और परचेजेस में भी ऐसे करना है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गई ये भी एक्टिविटी? जिस जो भी एक्टिविटी है उसकी उसके अकॉर्डिंग ही उसकी समरी बनानी, जो भी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी समरी बनानी। देन हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? दैट इज द लास्ट चैप्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच कोस्ट आर आइडेंटिफाई विद पर्सन्स असाइंड टू देयर कंट्रोल rather than with products और functions। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट क्या है? कोस्ट को आइडेंटिफाई करना, अब किसके साथ? पर्सन के साथ, जिस पर्सन को वो असाइन की गई है। मतलब कि अब उस चीज की जितनी कॉस्ट आ रही है वो किस पे डिपेंड है? उस पर्सन पे जो इसको कंट्रोल कर रहा है, जो इसको असाइन कर, यानी कि ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉस्ट को कैसे कम करे या कैसे आइडेंटिफाई करे। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना चाहिए, सबको आइडेंटिफाई होना चाहिए, ईच पर्सन को अपना अपना रोल पता होना चाहिए। एक्सटेंड एंड लिमिटेड ऑफ फंक्शन, कंट्रोल शुड बी डिटरमाइंड। ठीक है, जो कंट्रोल है वो होना चाहिए इन पे। रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल मस्ट बी सर्व विद रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है पर्सन, उसको रेगुलर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। एवरी आइटम शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ सम इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आइटम्स हैं, जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंडिविजुअली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है 4 प्रिंसिपल पे बेस है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देन कंट्रोलेबल कॉस्ट, देन एक्सप्लेनेशन, देन मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन। तो नाउ इसके बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है अकाउंटिंग के? पहले तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि ये इन 4 प्रिंसिपल पे बेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को क्लियर होना चाहिए। देन कंट्रोलेबल कॉस्ट, मेन मेन काम क्या है, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है कि क्या करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। देन एक्सप्लेनेशन, जो भी आप कर रहे हो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आपके पास। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होगा, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होगी।
देन बेनिफिट्स क्या है, क्लियर हो जाता है, क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेट करने में हेल्प मिलती है रिस्पॉन्सिबल अकाउंट से, ठीक है। मैनेजमेंट थोड़ा क्या है, रियलिस्टिक प्लान बन सकता है क्योंकि लो लेवल पे प्लान बन रहा है, ठीक है। रिपोर्टिंग करना आसान हो जाता है, कोई एक इशू इंक्लूड अगर आता है नया बाहर तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है क्योंकि सब पर्सन के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कंट्रोल क्लोजरली, क्लोज कंट्रोल होता है। इम्प्लीमेंट प्रोसेस क्या है, कंट्रोल सेंटर्स बनाए जाएंगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसको फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देन एरिया बताया जाएगा उनको कि कहाँ पे आपने वर्क करना है, क्या आपका मेन स्पेसिफाइड एरिया है। देन परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो भी वो करेंगे काम। देन अगर कुछ अनकंट्रोल एक्टिविटी होगी तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। ये देखो एक कंपनी है, 3 डिविजन है उसकी, हर डिवीजन में 3 मेंबर हैं और 3 मेंबर आगे 3 प्रोडक्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 जनों को 3 प्रोडक्ट लाइन में कंट्रीब्यूट करें। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट सिस्टम डायरेक्ट टू वर्ड कंट्रोल पोस्ट अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई, उन्होंने उसको प्रिपेयर किया, उसको समझा। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, किसको, मैनेजमेंट को, कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने ये परफॉर्म कर दिया। देन अब आपको हम आपको रिपोर्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। देन ये परफॉर्मा बनाया है। सेंटर ऑफ कंट्रोल क्या है अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, कोस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये 4 सेंटर है जिसपे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लगाया जाता है। कोस्ट सेंटर जो कोस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोडक्ट की कोस्ट, सर्विस की कोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कोस्ट, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। देन रेवेन्यू सेंटर यानी कि जहां से हमें इनकम जनरेट हो रही है, जहां से हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो कि मैनेजर डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गया। देन प्रॉफिट सेंटर कौन सा हो गया, जहां से हमें प्रॉफिट आ रहा है, जो ये दिखा रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज्यादा है। देन इन्वेस्टमेंट सेंटर जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या जो मैनेजर्स हैं, उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया जाएगा, वो कितनी रिटर्न देनी है, कितनी कैपिटल रखना है, वो सब। इसका अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफाई करो। देन डेलीगेट अथॉरिटी को डेलीगेट कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दो। देन कंट्रोलेबल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंट्रोलेबल रहो। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते रहो और कॉस्ट को एलोकेट करते रहो। मेन सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, मेन सोर्स क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही जगह पर सारी चीजें करना, डिसेंट्रलाइजेशन अपनी चीजों को बांट देना। तो मैनेजर क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सारी आगे सब मैनेजर्स में बांट देते हैं, वो क्या है, एक कंट्रीब्यूशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। देन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। देन मोटिवेट, मोटिवेट करता है ये सबको कि सब रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग का हिस्सा बन सके। ट्रांसफर प्राइस, एक से दूसरी जगह पे प्राइस एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में जा रहा है सेम ऑर्गेनाइजेशन में। देन ड्रॉप और कंटिन्यू डिसीजन, कौन सा डिसीजन रखना है, कौन सा ड्रॉप करना है।
हाँ जी। एक्सटेंड ऑफ मैनेजर कंट्रोल इन कॉस्ट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। तीनों में जो मैनेजर्स का कंट्रोल है वो कैसे एक्सटेंड होता है। फर्स्ट कॉस्ट में आ गया। कॉस्ट में ओनली कंट्रोलेबल कॉस्ट आइटम। मैनेजर कौन क्या क्या कंट्रोल कर रही है? सिर्फ जो कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है उसी को कर रही है। और प्रॉफिट में कॉस्ट को तो कर ही रही है, साथ में जो ट्रांसफर प्राइस है, ठीक है, जिस प्राइस पे ट्रांसफर किया जा रहा है उसको भी रिकॉर्ड कर रही है। इन्वेस्टमेंट में क्या है? आउटपुट वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एंड करंट एसेट। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है फिक्स्ड और करंट में, उन सबका रिकॉर्ड रख रही है, उन सबका कंट्रोल रख रही है मैनेज। देन मैनेजर, अब बताओ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉस्ट में है, रेवेन्यू में नहीं है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में है, कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। रेवेन्यू के लिए कॉस्ट में नहीं है, बाकी तीनों में है। और प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट में और इन्वेस्टमेंट में ही है सिर्फ रिस्पॉन्सिबल। और इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दो मिनट फोन दिखा दो। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? आज हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया है। कल से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है।